Indians today airdropped 5,000 soldiers in Tangel. The Indian troops march towards Dhaka continues. हम सभी जानते हैं पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने मजहब के आधार पर किया था। याह्या खान कई सारे पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को भारत भेज देते हैं। या तो दुश्मन को पीठ दिखा करके रामगढ़ की ओर जाओ, या तो आप ये साबित कर दो कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ताहि गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। उस वक्त लोंगेवाला में पंजाब रेजिमेंट तैनात थे और 16 दिसंबर 1971 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं को हमारे सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी, जिसमें आज कहानी 16 दिसंबर की। लेकिन सवाल है 16 दिसंबर क्यों है खास? क्योंकि ये कोई आम दिन नहीं, ये कोई साधारण दिन नहीं। 16 दिसंबर वो दिन जिस दिन पूर्वी पाकिस्तान के बेहिसाब जुर्मों के काली रात के बाद सुबह का दिन था। ये दिन था एशिया के 7 करोड़ लोगों के आजादी का। ये दिन था महज 13 दिनों के हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के बाद 3,000 हिंदुस्तानी सैनिक के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण का। ये दिन था महिलाओं के दर्दनाक कत्लेआम से आजादी का। ये दिन था पाकिस्तान के सबसे बड़े हार का। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. 16 दिसंबर 1971। इस तारीख के पहले पाकिस्तान का नक्शा कुछ और था और इस तारीख के घटनोपरांत पाकिस्तान का नक्शा ही बदल गया, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं भारत को जाता है। पाकिस्तान, जैसा कि हम सबों को पता है, मजहब के नाम पर बना एक मुल्क है। इस मुल्क का मानचित्र, नक्शा कुछ अजीबोगरीब हुआ करता था। भारत के पश्चिम में यानी पश्चिम उत्तर में जो पाकिस्तान है, उसे हम पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल के बगल में जो आज बांग्लादेश है, उसे एक जमाने में लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, या यूं बोल लो समूचे पाकिस्तान के लिए 16 दिसंबर 1971 सबसे दर्द भरा दिन साबित हुआ उसके लिए। आज भी पाकिस्तान जब इस तारीख को याद करता होगा तो वो खून के आंसू रोता होगा। लेकिन सवाल है, इस तारीख में ऐसा हुआ क्या? ऐसा कौन सा घटना हो गया कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला स्थान आज बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहा है? और इसमें भारत का क्या रोल था? क्यों पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमारे देश के सैनिकों के सामने हथियार डालने पड़े, सरेंडर करने पड़े, आत्मसमर्पण करने पड़े? तो चलिए समझते हैं पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने तक के सफर को। और इस सफर को जानने के लिए हमें काफी पीछे जाना होगा।
हमें इतिहास के पन्नों में काफी गहराई में जाना होगा। बात उस दौर की है जब पाकिस्तान नामक एक नए मुल्क का जन्म होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने मजहब के आधार पर किया था। और जब यह पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो जिन्ना ने भारत के पश्चिमी और पूर्वी प्रांत में मुस्लिम बहुमूल इलाके को पाकिस्तान में शामिल करने पर जोर दिया और वो कायम भी हुआ। पश्चिम के तरफ मिल गया उसे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्व के तरफ मिल गया पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन विडंबना ये कि जहां पश्चिमी पाकिस्तान, जहां पर इस्लामिक कल्चर डोमिनेंट थी, वहीं जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां पर बंगाली कल्चर डोमिनेंट थी। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण बंगाल से हुआ था, बंगाल से बंटने की वजह से हुआ था, और जिस वजह से वहां के लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी वो बांग्ला थी। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में वहां के लोगों की बोलचाल भाषा जो थी वो पंजाबी, सिंधी, बलूची और कहीं ना कहीं उर्दू का डोमिनेंसी था। और चूंकि जितने भी सत्तारूढ़ लोग थे पाकिस्तान में वो सारे पश्चिमी पाकिस्तान से थे, वो इस्लाम को तवज्जो देना चाह रहे थे, बाकी सारे कल्चर को वो अवॉइड करना चाह रहे थे। लेकिन ये पूर्वी पाकिस्तान में बैठे बंगला भाषी लोगों के लिए बहुत बड़े परेशानी का कारण था। 1948 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बैठे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो जिन्ना के इस बयान का पूरी तरीके से विरोध किए, और इस विरोध में सबसे बड़ा नाम अगर कोई आता है तो वो है मुजीब उर रहमान का। मुजीब उर रहमान इस उर्दू राष्ट्रभाषी बयान के विरोध में आंदोलन शुरू करते हैं। और उनका कहना था कि चूंकि हमारा जो भाषा है वो बंगाली है और हम बंगला में ही आगे बढ़ना चाहेंगे, बंगला में ही काम करना चाहेंगे, हम उर्दू को नहीं अपनाएंगे। और इस पूरे मुहिम में, पूरे आंदोलन में कई लोग उनके साथ शामिल हुए और पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग का जन्म होता है, जिसके करिश्माई नेता थे मुजीब उर रहमान। और यहां से शुरू होता है पूर्वी पाकिस्तान वर्सेस पश्चिमी पाकिस्तान का दास्तान। लेकिन यहां पर बात केवल भाषा की नहीं, यहां पर बात व्यवस्था और शासन और प्रशासन की हुई। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुए जो भी प्रशासकीय लोग थे, सियासी लोग थे, वो पूर्वी पाकिस्तान के विकास में एक रुपए भी खर्च करना मुनासिब नहीं समझते थे। यानी आप यूं समझ सकते हो कि पूर्वी पाकिस्तान के साथ उनके ही देश में, उनके ही सरकार के रहने के बावजूद एक दो तरफा व्यवहार हो रहा था। और इन सभी चीजों को देखते हुए मुजीब उर रहमान आंदोलन शुरू करते हैं और दौर आता है 1970 का। इत्तेफाक की बात, या यूं बोल लो भ्रष्टाचार की बात, कि पाकिस्तान में 1970 तक चुनाव ही नहीं हुए थे। याया खान जो कि वहां के सैनिक तानाशाह थे, और ये सैन्य तानाशाह याया खान ही पाकिस्तान की सरकार पे अपना हुकूमत चला रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब यह आंदोलन भड़का तो एक बात तो तय हो गया कि अब चुनाव करवाना बहुत ही अधिक जरूरी है। और इस चुनाव में तय हुए कि 1970 के पाकिस्तान के इस चुनाव में दो पार्टियों के बीच में टकरार होगा। और यहां से शुरू होता है एक दूसरा दौर, पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचारों का दौर, अपने ही देश के रक्षक यानी पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा। पश्चिमी पाकिस्तान में आम सहमति थी कि पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। और उस वक्त उसके नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। और वहीं दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, और इन दोनों के बीच में होना था संग्राम। शेख मुजीबुर रहमान इतने अधिक लोकप्रिय थे कि उन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाने लगा। बाद में उन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाने लगा। वो वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बांग्ला भाषा को एक दर्जा दिलवाएंगे, हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे और हम पूर्वी पाकिस्तान के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करेंगे। और इन सभी बाधाओं के वजह से पूर्वी पाकिस्तान की जनता शेख मुजीबुर रहमान को काफी भारी मतों से जितवाती है। इतने भारी मतों से कि पूर्वी पाकिस्तान के 99% सीट पर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग का दबदबा बन जाता है। यानी 300 सीटों में से 160 सीट, पूरे पाकिस्तान का 160 सीट शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग के पास, और नतीजा तय था कि अवामी लीग जीत चुकी है और शेख मुजीबुर रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। और इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान के अवाम को लगा कि अब उनके समस्याओं का निवारण होना निश्चित ही है। लेकिन यहां पे लेकिन शब्द बहुत ही भारी पड़ने वाला है, और समझते हैं वो लेकिन क्या है। चुनाव हो चुका था, नतीजा आ चुका था, बाकी था प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराना। लेकिन याह्या खान को बंगाली मुसलमानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। याह्या खान चुनाव के नतीजे आने के बावजूद नेशनल असेंबली का मीटिंग ही नहीं बुलाए, जहां पर प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करा करके उन्हें पदभार सौंपा जाता है। और इसके एवज में 7 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करते हैं। और उस रैली में वो कहते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से मार्शल लॉ हटाया जाए। पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ हटाने के साथ ही साथ 25 मार्च तक मुझे शपथ ग्रहण करा करके प्रधानमंत्री का पदभार सौंपा जाए। लेकिन यहां षड्यंत्र कुछ और था। पश्चिमी पाकिस्तान के सत्तारूढ़ सियासी लोगों से यह बर्दाश्त नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान हम पर हुकूमत करे। और याह्या खान के आदेश पर उस वक्त के पाकिस्तानी आर्मी के जनरल टिक्का खान को पाकिस्तानी आर्मी का सर्वोच्च पद देने के साथ ही साथ टिक्का खान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेनाओं को भेजा जाने लगा। उसी 7 मार्च से ही पूर्वी पाकिस्तान के सारे एयरलाइन सर्विस को बंद करवा दिया गया। और 25 तारीख आते आते यानी 25 मार्च का शाम होने तक में पूरा का पूरा ढाका पाकिस्तानी सेना के द्वारा घिर चुका था। उन्हें इंतजार था केवल आदेश का, याह्या खान के आदेश का। और यहां से शुरू होता है ऑपरेशन सर्च लाइट। याह्या खान वो अपने सेनाओं को देते हैं आदेश, और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले जाया जाता है। और उसी दिन पूर्वी पाकिस्तान में 30,000 बंगालियों का कत्ल हुआ। कई सारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ, हत्या हुआ, और ऐसे कई सारे घटनाओं को अंजाम दिया गया। और इधर जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, वो अपनी जान को बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ करके भारत को आने लगे।
भारत में शरणार्थी बन के आने लगे, जो कि मूलतः पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बसने लगे, जिसकी वजह से इन राज्यों पर काफी भार बढ़ने लगा। और इन शरणार्थियों के बोझ को बढ़ता देख इन राज्यों के सरकार ने तत्कालिक केंद्र सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी से मदद मांगते हैं कि इन शरणार्थियों के लिए व्यवस्था किया जाए। लेकिन चाहे मदद जिससे भी मांगा जाए, दबाव तो बढ़ रहा था, बोझ तो बढ़ रहा था, और बोझ हम पर बढ़ रहा था, हमारे देश पर बढ़ रहा था। देश इतनी भी मजबूत स्थिति में नहीं थी कि इतने सारे शरणार्थियों का बोझ उठा सके, क्योंकि ये बात तो तय था कि इससे महंगाई बढ़ना है और इससे देश के आवाम पर असर पड़ना है, उनके जेब पर असर पड़ना है। जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत को आए थे शरणार्थी बनकर, अब वो भारत में रह करके एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी का कहना था कि हम भारत में रह करके भारत के समर्थन से बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त कुछ भी कहने में, कुछ भी करने में असमर्थ थी। भारत उस वक्त कई समस्याओं से जूझ रहा था। 62 का युद्ध हम लोग चाइना से हार चुके थे, 65 में पाकिस्तान का युद्ध, जिसकी वजह से काफी बड़े आर्थिक बोझ में हम दबे हुए थे। उस वक्त भारत का एक और युद्ध में शामिल होना बहुत बड़े समस्या को दावत देने जैसा था, और वो भी उस स्थिति में जिस स्थिति में अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दे रहे थे। इंदिरा गांधी का सोचना ये था, उनकी चिंताएं ये थी कि अगर भारत इस युद्ध में फंसा तो भारत को बचाएगा कौन, भारत का मदद करेगा कौन। कैसे हम अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, इन तीनों का एक साथ विरोध कर पाएंगे, इन तीनों से कैसे युद्ध कर पाएंगे। और इस वजह से इंदिरा गांधी शांत रही अगले 6 महीने तक। लेकिन वजह एक और भी था, और वजह जो था वो था युद्ध नीति। उस वक्त के सैन्य प्रमुख मानिक शाह से इंदिरा गांधी पूछती है कि क्या हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। तो मानिक शाह कहते हैं बिल्कुल, लेकिन हमें वक्त चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त हमारी सारी सेनाएं भारत में चारों तरफ बिखरी हुई हैं। तुरंत में उन्हें एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उसके लिए वक्त लगेगा। तो हमें वक्त दीजिए 6 महीने का। युद्ध तो होगा, ये तय है, लेकिन अपनी जगह पर होगा, अपने समय पर होगा और हमारे पक्ष में होगा। चूंकि सैम मानिक शाह एक काफी अनुभवी योद्धा थे, वो देश के भौगोलिक स्थिति को भी समझ रहे थे। वो बोले कि अभी बारिश का मौसम है, अभी युद्ध करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश का वो युद्ध क्षेत्र दलदली बन जाता है, जिसमें हमारे सैनिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि हम सर्दियों में युद्ध करें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में चीन अपने सेनाओं को भारत भेज ही नहीं पाएगा और उस चीज का हम फायदा उठाएंगे। इंदिरा गांधी अब तय कर चुकी थी 4 दिसंबर कि 4 दिसंबर को हम करेंगे युद्ध की शुरुआत। लेकिन हिचकिचा भी रही थी कि इतिहास ये कहेगा कि भारत ने युद्ध का पहल किया था, और भारत एक शांति प्रिय देश है। ये सही नहीं होगा कि भारत युद्ध का बिगुल फूके। और इंतजार में थी कि पाकिस्तान कोई गलती करे। आखिरकार पाकिस्तान गलती कर बैठा, और ये गलती होता है हमारे ही तारीख में 3 दिसंबर। याह्या खान कई सारे पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को भारत भेज देते हैं, जो भारत के कई सारे शहर
जैसे अमृतसर, पठानकोट, अंबाला, श्रीनगर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे कई सारे शहरों पर एक साथ हमला करते हैं। और जवाब में हमने भी रात के 9 बजे पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के एयरवेज को तबाह कर दिया। और यहां से शुरू होता है सैम मानेकशॉ का अगला पहल, या यूं बोल लो शतरंज का अगला चाल। एक तरफ सैम मानेकशॉ अपना चाल चलना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी उस वक्त के नौसेना प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा को बुला करके उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्र अधिकार दे देती हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को हराना है। पाकिस्तान एक अलग ही चाल चलता है। वो अपने 2-3 हजार सैनिकों को लोंगेवाला पोस्ट की ओर भेजता है। उस वक्त लोंगेवाला में पंजाब रेजिमेंट तैनात थे और पंजाब रेजिमेंट की जो बटालियन तैनात थी उसमें महज 120 जवान ही मौजूद थे उस वक्त। जैसे ही एयर स्ट्राइक की खबर मेजर कुलदीप चांदपुरी तक पहुंचती है, वो बैकअप मांगते हैं। लेकिन जवाब आता है कि आपको सुबह तक रुकना पड़ेगा, आप सभी रामगढ़ की ओर बढ़ें। लेकिन ये कुलदीप चांदपुरी थे, ये वही थे जिन पर एक मूवी आई थी बॉर्डर, आप जैसा कि देखे होंगे मूवी। मेजर बोलते हैं अपने सिपाहियों को, अपने जवानों को मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं आपके पास 2 विकल्प, या तो दुश्मन को पीठ दिखा करके रामगढ़ की ओर जाओ, या तो आप ये साबित कर दो कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं ताहि गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। हम सिख हैं और एक सिख अकेला 1.25 लाख के बराबर होता है। ये तो महज 3000 पाकिस्तानी जवान ही हैं, ये क्या ही कर लेंगे। और इसके बाद लोंगेवाला पोस्ट में क्या हुआ ये हम सबों को पता है, कैसे पाकिस्तानी सैनिकों का धज्जिया उड़ा दिया गया। इस युद्ध में एक तरफ अगर हमें पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका दिख रहा है, तो हमारे भी समर्थन में रसिया खड़ा था। अमेरिका अपने जहाज को भेज रहा था और उधर से रसिया अपने जहाज को। और जब रसिया के जहाज का नाम अमेरिका को पता चला, तो अमेरिका वहीं पर रुक गए जहां तक पहुंचे थे। लेकिन उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले भारत में क्या हो रहा था। अब हमें बांग्लादेश का सूरज उगता हुआ दिखने लगा था। एक तरफ लोंगेवाला, दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने मिलकर के गाजीपुर को स्वतंत्र करने में जुट गए। पाकिस्तान से भी भर भर कर टुकड़ियां आ रही थी और भारत से भी भर भर कर टुकड़ियां जा रही थी। गोरखाओं को भी इस युद्ध के मैदान पर उतारना पड़ा और दिन बीतते जा रहे थे। भारतीय सेनाओं का गोला बारूद भी समाप्त होते जा रहा था। इसी बीच में बीबीसी ने रेडियो पर कहा कि पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक ब्रिगेड एयरपोर्ट बांग्लादेश में भेजी जा रही है। और ये पाकिस्तानी सैनिकों के लिए काफी खतरनाक न्यूज़ था। In an unprecedented operation, the Indians have today airdropped 5,000 soldiers in Tangail. The Indian troops march towards Dhaka continues. क्योंकि ये उनके मनोबल को तोड़ दिए, उनके हिम्मत को तोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और था। भारत से मेडिकल सपोर्ट भेजे जा रहे थे और पाकिस्तानियों को लग रहा था कि भारत से गोले बारूद आ रहे हैं। इधर गोरखों ने भी अपने खुखरी के दम पर पाकिस्तानियों को मैदान से पछाड़ना शुरू कर चुके थे और इधर पाकिस्तानी सेनाओं का भी मनोबल टूटने लगा था। वो इतने भयभीत हो गए थे कि उस युद्ध में अंततः, इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तानियों ने ही शुरू किया, लेकिन अंततः पाकिस्तानियों को सफेद झंडा दिखाना पड़ा शांति के लिए, आत्मसमर्पण के लिए। और आता है दिन 16 दिसंबर का।
16 दिसंबर 1971 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं को हमारे सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और यहां से खत्म होता है युद्ध और जन्म होता है एक नए मुल्क बांग्लादेश का। इसमें कोई संदेह नहीं कि बांग्लादेश के जन्म में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। एक मुल्क जो पिछड़ा मुल्क के रूप में जन्म लिया था, आज एक विकासशील मुल्क बन चुका है, जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और यूं भी बोल सकते हो कि यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। आखिरकार बांग्लादेश का निर्माण तो हो गया, लेकिन सवाल अब भी है कि इससे हमें क्या फायदा हुआ। सवाल अब भी है कि क्या अगर बांग्लादेश के बजाय आज पूर्वी पाकिस्तान वहां पर होता तो यह हमारे लिए खतरनाक था या नहीं। क्या पाकिस्तान होने की वजह से, पूर्वी पाकिस्तान होने की वजह से जो हथियारों का, आतंकियों का आवागमन, सरहद पार कराना उन पाकिस्तानियों के लिए आसान था, क्या वो समाप्त हुआ या आज भी वैसे ही है? सवाल वही कि क्या बांग्लादेश के निर्माण से भारत को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ, इस मुल्क को फायदा हुआ? तो जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।